सर्वेभ्यः नमो नमः। जयतु संस्कृतं जयतु विश्वम। आज का जो यह लेक्चर है यह संस्कृत साहित्य वैकल्पिक यूपीएससी पेपर 2 का सिलेबस डिस्कशन है। इसमें हम डिस्कशन करेंगे कि क्या सिलेबस है, कौन कौन से पार्ट आपको तैयार करना है, कैसे तैयार करना है और सिलेबस क्या है, इसी के बारे में विश्लेषण डिटेल्स से करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ जो ये बोर्ड यूज कर रहे हैं इसी प्रकार का बोर्ड हम आपको वहाँ ऑनलाइन क्लास में भी करते हैं, तो आप ये भी देख सकते हैं इसमें। चलिए ठीक है, देखिए ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आपको जिसको बैच ज्वाइन करना है 1 अक्टूबर से बैच स्टार्ट होने वाला है, उसको ज्वाइन आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ज्वाइन कर सकते हैं आप चाहें तो। चलिए अब इसके बाद हम लोग अपना सिलेबस समझते हैं जो हम लोगों को समझना है। कल मैंने इससे पहले फर्स्ट पेपर का सिलेबस समझा रखा है। यदि आप फर्स्ट पेपर का सिलेबस नहीं समझेंगे तो ये सेकंड का भी समझ में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि बेसिक्स बातें जो हैं वो मैं पहले में बता चुका हूँ। उसको थोड़ा ज़्यादा लंबा कर दिया था, ये उतना ज़्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन फिर भी ये भी लंबा होगा। इसलिए आप वहाँ जा कर के जो मैं पढ़ा चुका हूँ वो देख सकते हैं। सबसे पहले उसे ही देखेंगे तभी ये समझ में आएगा आपको। चलिए हम लोग चलते हैं सिलेबस पर। और हाँ, जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह भी आप कर लें, ठीक है ना। चलिए देखिए सिलेबस ये है, मैं सिलेबस आपके सामने लाया हूँ। इसमें मैं कौन सी अटेम्प्ट करवाता हूँ, तैयार कौन सी करवाता हूँ वो आप यहाँ देख सकते हैं। ऐसे ही मैं क्लास में पीडीएफ बना करके लाता हूँ। जो इससे क्या होता है, जो भी कठिन संस्कृत होता है उसको आप समझ लेते हैं, और बाकी जो भी मैं बोल रहा होता हूँ उसको आपको ध्यानपूर्वक सुनना होता है और लिखना भी होता है, ठीक है ना। चलिए देखिए, तो ये संस्कृत साहित्य वैकल्पिक यूपीएससी का सेकंड पेपर है, इसको आपको देखना है। इसमें कुछ मुख्य बातें ऐसे हैं, कुछ इसकी जो ऐसे पेपर के बारे में है कि जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि इसमें आपको एक एक प्रश्न ही ऐसा है जो संस्कृत में आपको मतलब अनिवार्य रूप से लिखना है। पहले पेपर में 2 ऐसे प्रश्न थे, एक तो फर्स्ट और एक 5 जो अनिवार्य लिखना था संस्कृत में। यहाँ केवल एक ही है और वो है 5वें नंबर का प्रश्न, या फिर आप कह सकते हैं जो 5वें नंबर की आपकी यूनिट होगी वो आपको केवल ऐसी लिखनी होगी, बाकी शेष आप चाहें तो हिंदी में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए और भी जो भी होगा मैं बताते जाऊँगा इसके साथ ही साथ, इसलिए आप ध्यान रखिए। चलिए अब देखिए मैं इसमें तैयार कौन कौन सी यूनिट करवाता हूँ आपको। एक तो देखिए फर्स्ट यूनिट तैयार करवाना है, फर्स्ट यूनिट होती है, इसको बताऊंगा क्या होता है। दूसरा मैं आपकी दूसरी यूनिट तैयार करवाता हूँ। तीसरा आपको इसमें सीधे 5वीं यूनिट तैयार करवाता हूँ। इसके बाद 6वीं यूनिट तैयार करवाता हूँ। इसके बाद 7वीं यूनिट तैयार करवाता हूँ और 8वीं यूनिट तैयार करवाता हूँ। मैं इन यूनिटों को वरीयता पहले देता हूँ, बाद में यदि कोई कहता है तो शेष जो 2 यूनिट नहीं हैं उन्हें भी मैं करवा देता हूँ, परंतु अटेम्प्ट करने के लिए मैं नहीं करता हूँ। अधिकतर अटेम्प्ट करने के लिए मैं कौन सी बोलता हूँ, तो मेरे बोलना का ये है कि फर्स्ट अटेम्प्ट करिए, आप सेकंड अटेम्प्ट करिए, 5 अटेम्प्ट करिए। ये और ये तो आपको अनिवार्य करना ही है। ये संस्कृत में अनिवार्य करना है 5वें नंबर की, और ये हिंदी में अनिवार्य आप कर सकते हैं, इंग्लिश में कर सकते हैं, ये दोनों अनिवार्य है आपके लिए। मैं सेकंड एक बताता हूँ, 7 और 6 और 7 बताता हूँ। सॉरी 6 नहीं कहता हूँ मैं, क्योंकि ये संस्कृत होता है, 7 और 8 कहता हूँ, तो आपको ध्यान रखना है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, 8 को नहीं करते हैं, 6 कर लेते हैं, तो वो भी ठीक है। आपको जो भी उचित लगे वो करिएगा, बाकी मैं बता दूंगा कि मैं कौन सी क्यों कराता हूँ। चलिए अब इसके बाद सिलेबस डिस्कशन करते हैं आगे। देखिए इसमें भी कितना होता है, 8 यूनिट होता है, 8 में से आपको 5 अटेम्प्ट करना होता है। तो ऐसे मैंने बता दिया, इसका जो संपूर्ण सिलेबस है, ज़्यादा लेक्चर नहीं लगता है, मात्र 35 लेक्चर में यह पूरा हो जाता है। कैसे होता है, कितना कितना लेक्चर रखता है वह भी मैं आपको बता दूंगा। 35 लेक्चर में मेरे में हो जाएगा। एक लेक्चर मेरा 2.5 घंटे का रहता है, क्योंकि अभी मैंने पहले 2 घंटे का कहा था, लेकिन 2.5 घंटे का इसलिए लगेगा क्योंकि देखिए सिलेबस थोड़ा मैं ज़्यादा अटेम्प्ट कवर करवाता हूँ, थोड़ा उसको डिटेल्स से पढ़ाता हूँ, इसलिए मैंने 2.5 घंटे इस बार रखा है। मैं इस बार टेस्ट सीरीज और ज़्यादा रखूँगा, याद और ज़्यादा करवाने का प्रयास करूँगा कि आपको याद ज़्यादा से ज़्यादा हो, इसलिए थोड़ा टाइम मैंने बढ़ाया है। आधे घंटे प्रतिदिन, आधे घंटे कर करके आपको बहुत सारा समय बढ़ जाएगा, इसलिए ऐसा करेंगे इस बार। चलिए तो
अब देखिए एक एक करके समझते हैं, फर्स्ट यूनिट को समझते हैं। अब इतना तो आप समझ गए होंगे क्या है, अब इसको देखते हैं एक एक करके। चलिए देखिए, फर्स्ट यूनिट सबसे ज़्यादा इसमें खतरनाक यूनिट है। खतरनाक कैसे है कि इसमें बहुत ज़्यादा विविधीकृत क्वेश्चन आते हैं, यानी कि इसमें क्वेश्चन आते हैं 5। प्रत्येक क्वेश्चन आपका होता है 10 अंक का। तो ये यूनिट कितने की हो गई, 50 अंक की। इसको आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, इसको आप इंग्लिश मीडियम में भी लिख सकते हैं। दोनों में से आप कोई भी मीडियम चयन कर सकते हैं। तो ये है इसमें, ठीक है ना। लेकिन ये अनिवार्य है, तो आप ये भी बात लिख लीजिए। यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ है हिंदी में कर सकते हैं आप, और ये अनिवार्य है। तो मैं हिंदी वालों के लिए यहाँ लिखा हूँ, हिंदी में ही सिलेबस लिखा हूँ, इसलिए आप ध्यान रखिए। ये फर्स्ट यूनिट है, यह भी लिखा हुआ है। तो ये आपको नोट्स बनाना है तो ये लिख लेना है, उसमें भी ये बातें लिखना है, ये आपको अनिवार्य करना है वहाँ। अब होता क्या है कि इससे 5 क्वेश्चन आते हैं। कितना क्वेश्चन आते हैं, 5 क्वेश्चन। अब देखिए 5 क्वेश्चन में क्या है कि इसमें क्या है कि सामान्य परिचय आपको पढ़ना है। शब्द देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है मैंने, सामान्य परिचय, यानी कि ग्रंथ का आपको सामान्य परिचय होना चाहिए। जो भी यहाँ 8 ग्रंथ दिए हुए हैं और जो कवि दिए हुए हों, उनकी कवि के किस महत्ता के कारण या कवि के किस वैशिष्टता के कारण उसकी उस ग्रंथ को लगाया है। जैसे का एह रघुकारे न रमते, रघुवंश महाकाव्य लगा है ना। इस प्रकार बहुत सारे कोटेशंस प्रसिद्ध होते हैं कालिदास के बारे में। अब होता क्या है इसमें, सबसे बड़ी जटिलता क्या है कि प्रत्येक जो टॉपिक्स लगा हुआ है इसमें तो आपको लिखा हुआ कि रघुवंश महाकाव्य कालिदास का और कुमार संभव महाकाव्य कालिदास का, ये दोनों महाकाव्य कालिदास के तैयार करना है। अब मूल बात यहाँ क्या है कि कालिदास के बारे में लगभग आपको 15 टॉपिक्स ऐसी हैं जिनका अध्ययन करना होता है, और 15 से कभी कभी 20 टॉपिक्स हो जाती हैं। यानी कि इनके अंतर्गत भी आपको 15 से 20 टॉपिक्स तैयार करने हैं। और ऐसे ही आपको भारवी के बारे में 10-15 टॉपिक्स करना है, ऐसे ही इनके बारे में भी 10 से 15 टॉपिक्स तैयार करना है, ऐसे ही इसके बाद इनके बारे में भी 10 से 15 टॉपिक्स करना है। और ऐसे ऐसे करके लगभग जो इस यूनिट का है, यदि आप बेहतरीन तरीके से नोट्स बनाए और यदि चाहते हैं कि इसमें आपका कोई प्रश्न नहीं छूटे, तो आपको लगभग 150 पेज से ऊपर का नोट्स होता है। मेरा 2 पेज इस यूनिट को लेकर के 200 पेज का है। क्यों है 200 पेज का नोट्स, क्योंकि देखिए इस बार आपने पेपर देखा मैंने इसी यूनिट को। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कहाँ, संस्कृत साहित्य में, आप लोगों को मालूम ही होगा। देखिए किसी भी टीचर का परीक्षण करने का या किसी भी चीज़ को करने का सबसे कठिन क्या है, फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट सबसे कठिन है, फर्स्ट पेपर की 5वीं यूनिट सबसे कठिन है, फर्स्ट पेपर की 6वीं यूनिट सबसे कठिन है, फर्स्ट पेपर की 7वीं यूनिट कठिन है। अब आया सेकंड पेपर। सेकंड पेपर में यहाँ देख लेते हैं, सेकंड पेपर की जो सेकंड पेपर है इसमें फर्स्ट यूनिट सबसे कठिन है, बाकी 5वां यूनिट, 6वां यूनिट, 7वां यूनिट, 8वां यूनिट, इसमें से 5-6 तो कोई भी करा देगा। 7वें और 8वें यूनिट की व्याख्या कराना, ये सबसे कठिन यूनिट्स हैं। जिसमें सबसे कठिन है दर्शन, जो कि इन 3 यूनिट में आता है, 2 यूनिट में आता है दर्शन। तो ये जो दर्शन है यह सबसे कठिन है। हालांकि मैं सबसे पहले इसीलिए इसे ही कराता हूँ क्योंकि ये सबसे कठिन है और सरल भी है, बस इसको पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। तो ये इसका यूनिट है कठिन, जो भी आपको मतलब चुनौती देगा इस पेपर में, ये मैंने बता दिया दोनों पेपर्स में। देखिए अब आपको तो इसमें क्या करना होता है कि इसमें इन सभी कवियों के बारे में 8-10 पंथ, किसी में 10 बनते हैं, किसी में 15, किसी में 20 टॉपिक्स, 20 टॉपिक्स तक बनते हैं और उनको आपको तैयार करना होता है। मैंने इसका सिलेबस और इस साल जितने भी क्वेश्चन आए हैं लगभग सभी मेरे नोट्स से आए हुए हैं। ये मैंने आपको वीडियो इससे पहले ही बना के दिखा दिया है, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए जाएंगे। इसमें किताब अब लगी क्या है, और भी किताबों के नाम पढ़ लेते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं तो ये आपको मालूम होगा कि जैसे उपमा कालिदास से, ये इतना पंक्ति दे देगा और बोलेगा रघुवंश महाकाव्य के अनुसार इस पंक्ति को बताइए। रघुवंशीय राज्ञाणाम के गुणाः, यानी कौन कौन से उनके गुण प्रसिद्ध हैं, है ना। रघुवंश महाकाव्यस्य काव्य सौंदर्यम,
इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसी प्रकार के रघुवंश से क्वेश्चन आते हैं। कुमार संभव में पूछता है कुमार संभव का जो श्रृंगार रस का वर्णन है वह उचित है या अनुचित है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस पर पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे ही आपको कम से कम 10 से 12 टॉपिक्स तैयार करने होती हैं। मैंने कई चीज़ों का यहाँ आपको और भी पहले ही भी बताया है और अपलोड किया है टेलीग्राम पर कि क्या क्या टॉपिक्स रहती हैं। ऐसे ही भारवी के बारे में कई सारी पंक्तियाँ प्रसिद्ध हैं और भारवी का जो किरातार्जुनीयम है राजनीति प्रधान महाकाव्य है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आज की राजनीति में, है ना, इनसे इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आते हैं। सबसे कठिन यही है, दर्शन से और इससे। फर्स्ट पेपर में दर्शन जितना कठिन है उतना ही सेकंड में यह है। शिशुपाल वधम माघ का है, तो माघ के में क्या वैदुष्य? ये माघ का नीति शास्त्रीय वैदुष्य, यानी कि दर्शन संबंधी ज्ञान सबसे ज़्यादा प्रमुख है। तो इनका क्वेश्चन आता है, देखिए नैषधीय चरितम श्री हर्ष का है, इससे भी बहुत क्वेश्चन आता है। नैषधीय चरितम श्री हर्ष ने जो लिखा हुआ है। अब ऐसे ही कादम्बरी बाणभट्ट की कृति है ना, बाणोच्छिष्टम जगत सर्वम, इस प्रकार का आता है। बाणी बाणो बभूव, है ना। तो ये सब चीज़ें, इस प्रकार की पंक्तियाँ आती हैं। माघ के बारे में आता है, मेघे माघी गतम वयाः, है ना। इस प्रकार का इस बार भी आया है एक, है ना, यावन भार्वेर भांति तावन माघस्य नोदयाः। इस प्रकार के क्वेश्चन आते रहते हैं। ऐसे कादम्बरी बाणभट्ट का है, इससे भी आते हैं। 10 कुमार चरितम, इसमें 10 राजाओं के चरित्र के बारे में कहानियाँ लिखी गई हैं जो लोक समाज से बारे में है कि यथार्थ रूप में लोक समाज कैसा है। तो उन्हीं सभी के बारे में वर्णन इस दंडी की 10 कुमार चरितम में किया गया है। उन सब के बारे में पूछा जाता है। अब यहाँ जो ये दिया है नीचे सबसे, शिवराज्योदयम। शिवराज्योदयम ऐसे भी वारणेकर का है, ठीक है ना। इनका यदि आप पूरा नाम जानना चाहें तो श्रीधर भास्कर वार्डेकर है। ये आधुनिक कवि हैं और उन्होंने शिवराज्योदयम शिवाजी महाराज के जीवन को आधार बना करके जो भी मुख्य घटनाएं रहीं, जैसे अफजल खां की हत्या इत्यादि, तो उन घटनाओं को आधार बना करके एक आधुनिक महाकाव्य लिखा है जो कि 68 सर्गीय है, एक बहुत बड़ा सर्गों में लिखा है। तो उसमें की क्या विशेषता है, इसका अधिकतर जो आप सर्च करके देख लीजिए, कहीं इसका आपको कंटेंट ही नहीं मिलेगा पूरे, ना यूट्यूब पर ना कहीं। बेहतरीन इसका कंटेंट, इसका क्वेश्चन हर साल लगभग आता है, इस बार नहीं आया है। तो इस प्रकार का आपको इसको भी तैयार करना है। तो यही इस प्रकार का सिलेबस है। इसको देखिए, इस यूनिट के लिए मैंने यहाँ 10 लेक्चर रखे हैं। आप स्वयं सोचिए, पूरा 35 लेक्चर मुझे इस पेपर में कराना है, जिसमें से मैंने 10 लेक्चर सिर्फ इसी यूनिट के लिए रखे। ऐसा क्यों किया है? ऐसा इसलिए किया है क्योंकि इससे ही तो सभी के 2 या 3 क्वेश्चन गलत होते हैं। आपको मुश्किल से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, सीधे सीधे 20-25 नंबर का आपका यहाँ घाटा हो जाता है। यदि इसको आप बेहतर कर लेंगे, जहाँ आप कमज़ोर हैं यदि आप वहीं अच्छे से तैयारी करेंगे तो आप कभी भी फेल नहीं होगे। बाकी शेष जो सब करते हैं वो तो आप करेंगे ही, लेकिन जहाँ आप सब कमज़ोर हों यदि वहाँ मजबूत कर लेते हैं तो आप अच्छे नंबर पा पाएंगे, ठीक है ना। यही आपकी सबसे अच्छी बात है कि ये आपको करना है, इसको बेहतर कर लेना है, ठीक है ना। तो ये संस्कृत में, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसको कोई छोड़ भी नहीं सकता है ना, क्योंकि ये अनिवार्य है इसलिए। और लगभग इसी प्रकार आपको इस पर जो ये 8 कवि दिए हुए हैं, लगभग आपको 130 टॉपिक्स तैयार करने हैं। 130-40 टॉपिक्स तैयार होना चाहिए और अधिकतर इंटरव्यू से यही क्वेश्चन आएंगे। पूछेगा कि जो पार्वती का श्रृंगार वर्णन किया है वो ठीक किया है या नहीं किया है। अच्छा, ये कहेगा कि जो राजनीतिक ज्ञान है भारवी का, उन्होंने किरातार्जुनीय में बताया है, क्या वो आज प्रासंगिक है या केवल फालतू में पढ़ ही रहे हैं हम लोग? जैसे कथा की चौपाई पढ़ते रहते हैं, कथा वाँचते रहती हैं सत्यनारायण की, है ना। तो ऐसे ही पढ़ रहे हो या फिर इसका कोई औचित्य है? आज के प्रशासन में कुछ है? विधायक खरीदे जा रहे हैं, है ना, क्या है? निपेषु अमात्येषु च सर्वसंपदाः हितं मनोहारी च दुर्लभम वचः सकिम सखा साधुना शास्त्रियोधिपम। इस प्रकार की बहुत सारी पंक्तियां हैं। वहाँ राजनीतिक वैदुष्य झलकता है, शब्द सौष्ठव और औदार्यता इनके काव्य में दिखती है, जिसको अर्थ गौरव कहा जाता है। तो इस प्रकार इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं इंटरव्यू में भी, आपसे इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इन सभी चीज़ों को तैयार करना है। तो मैंने इस प्रकार का सभी चीज़ों का बता दिया। इसलिए मैंने बता दिया, यदि आप सेल्फ भी कर रहे हो तो लगभग आप इसमें बेहतर करिएगा और लगभग 150 टॉपिक्स के करीब तैयार करके रखिएगा। ध्यान रखिए 130 से 150 के बीच।
यदि आप इतने, और प्रत्येक टॉपिक्स पर लगभग बहुत आपका कम से कम ये 200 शब्द का नोट्स होना चाहिए, क्योंकि आपको वहाँ 150 लिखना है। तो ऐसे ही आपको रखना पड़ेगा, तब आपका 200-250-300 पेज का नोट्स हो जाएगा। और ऐसे ही नोट्स मेरा इसमें है। मेरा नोट्स बहुत बड़ा है, हालांकि उसको मैं 2 काम करता हूँ। देखिए क्या है मेरे नोट्स की सबसे बड़ी बात। देखिए पूरा नोट्स जो मेरा है वो लगभग 1500 शब्द का, 1500 पेज का है, ठीक है। और इस 1500 पेज में आपको क्या करता हूँ मैं, पढ़ाते समय बता देता हूँ कि ये जो 700 पेज का नोट्स है उसी में से बताते जाता हूँ, ये आपको तैयार करना है, नहीं करना है, ये कम करना है, इस पर ज़्यादा फोकस करना है। इस 700 पेज आपको अनिवार्य रूप से रटना है। तो ऐसा 700 की जगह मैंने 1500 क्यों पढ़ाया? इसलिए पढ़ाया है कि कभी कोई क्वेश्चन ना छूटे। जैसे कि इस बार जो पेपर हुआ है उसमें मेरे नोट से 460 अंक का था, केवल 2 क्वेश्चन सीधे तौर पर नहीं थे, बाकी सभी प्रश्न थे। तो इस प्रकार का तभी हो सकता है जब इतना बड़ा नोट्स रखें। बताइए आप मुरनाल सर का इकोनॉमिक्स का देखते हैं, ऐसे कई भी और भी सर हैं, लक्ष्मीकांत से आप कहते हैं कि क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कुछ पुस्तक देख रहे हैं आप, 15 अंक प्रीलिम्स में आता है, और उस 15 अंक के लिए आपको कितना पढ़ना पड़ता है? 600 पेज। कितना? 600 पेज लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं, तब आपके 10 से 12 क्वेश्चन वहाँ प्रीलिम्स में होते हैं। तो ऐसे ही मुरनाल सर का नोट्स 900 पेज का जब आप पढ़ते हैं हैंड आउट, तब उस 900 पेज में से केवल 10-12 क्वेश्चन फंसते हैं। तो ये तब होता है जब इतना बड़ा उनका नोट्स है। 100-200 पेज के नोट्स में से नहीं आएगा, क्योंकि सभी चीज़ों को कवर कर ही नहीं पाएगा। कंपटीशन बढ़ चुका है, यूपीएससी का लेवल बढ़ चुका है, इस बात को आपको समझना होगा। चलिए, तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है। इसमें मैं 10 लेक्चर लगाता हूँ और 10 लेक्चर में बेहतर कराता हूँ, ठीक है ना। चलिए, ऐसा ही है लेक्चर, ये है आपका, इसमें 4 विषय लगा हुआ है, ठीक है ना। 4 विषय में क्या है कि यूनिट 2 है, पहली बात आपका यूनिट 2 है, इसको आपको हिंदी में लिखना है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। मैं सबसे पहले क्या कराता हूँ, दर्शन पढ़ाता हूँ फर्स्ट पेपर का, और दर्शन के बाद सीधे ये यूनिट पढ़ाता हूँ। ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि ये भी एक प्रकार का दर्शन ही है। ये मैं समझाऊंगा कैसे दर्शन है, क्यों पढ़ाता हूँ, उसके बाद ये पढ़ा देता हूँ तो आपका 150 नंबर का तैयार हो जाता है। 150 नंबर का तैयार होता है, क्यों? क्योंकि दर्शन की 6वीं यूनिट, 7वीं यूनिट यानी कि 6वां प्रश्न, 7वां प्रश्न और दूसरे पेपर का दूसरा प्रश्न, ये तीनों मिलाकर के आपका लगभग 15 दिन में तैयार हो जाता है। मैं वहाँ दर्शन 10 से 11 दिन में करा देता हूँ पूरा, और बाकी जो 4 क्लास बचता है उसमें ये करा देता हूँ। यहाँ 3 लेक्चर लिखा हुआ है, यहाँ आप 4 लेक्चर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ 4 चीज़ों को मुझे पढ़ाना है, ईशावास्य उपनिषद, भगवत गीता, वो वाल्मीकि रामायण, सुंदरकांड, कौटिल्य अर्थशास्त्र। आपको लग रहा होगा 1 घंटे में कैसे पढ़ा देते हैं? ऐसे पढ़ा देते हैं कि मेरी शैली बहुत सरल है समझाने की। आपको शुरू के 6-7 दिन में आपको थोड़ा मुझे समझने में टाइम लगेगा, मतलब ऐसा कि थोड़ा हमसे जब आप एकदम समझने लगेंगे मेरी बात, तो 6-7 दिन में आप समझने लगेंगे मेरी हर चीज़, तो उसको क्या होगा, फिर इसके बाद आपकी मैं गति बढ़ा दूंगा और आप भी समझ जाइएगा, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं पूछते जाता हूँ कि आप इसको समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया, इस प्रकार का। अब देखिए, इसमें 3 चीज़ लगा हुआ है। ऐसे ही ईशावास्य उपनिषद, हालांकि ये यूनिट क्या है, ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आते हैं। देखिए, ईशावास्य उपनिषद से आप मुझे बताइए, ईशावास्य उपनिषद में भक्ति योग कहाँ है, कर्म योग कहाँ है, ज्ञान मार्ग, विद्या अविद्या, ब्रह्म का स्वरूप, निष्काम कर्म, त्यागपूर्वक भाव, इस प्रकार का आपको एक चीज होना चाहिए। देखिए, अब आपके सामने मैं कितने जल्दी इसकी वो लिख रहा हूँ, इसके एक 2 उदाहरण देकर के आपको तुरंत यूपीएससी में लिखना है, ऐसे ही आपको भी याद करा देना है मुझे। तब ऐसे ही आप करेंगे तो ईशावास्य उपनिषद में इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसमें भक्ति योग की चर्चा कैसे है, कर्म की कैसे है, ज्ञान योग की कैसे है, इन सब चीज़ों की कैसे चर्चा की गई है, तो इन सभी के बारे में यहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए, वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड, ऐसे ही तो ईशावास्य उपनिषद के कुछ मंत्र लगे हुए हैं, हालांकि कुछ वो मंत्र लगे हुए हैं उससे अदर भी क्वेश्चन आते हैं, तो मैं उन मंत्रों से कुछ 1 2 4 5 मंत्र और ज़्यादा कराता हूँ। इस ईशावास्य उपनिषद में मात्र 18 मंत्र हैं,
ठीक है ना। तो इस 18 में से आपको ज़्यादा नहीं लगे हुए हैं, लगे तो 7-8 मंत्र ही हैं, लेकिन मैं कम से कम 10 से 12 मंत्र तैयार कराता हूँ। क्यों? क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन आते हैं। ईसावास्य उपनिषद से ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई महात्मा गांधी ने कहा इसके बारे में कि यह यदि समग्र रूप में भारतीय संस्कृति के समग्र ग्रंथ यदि नालंदा विश्वविद्यालय में जल जाती, या सभी चीज़ें, नालंदा बोल रहा हूँ, तक्षशिला है ना, ऐसे गलती से नालंदा भूल गया, तो ऐसे जल जाती या कहीं भी हो जाती, विलुप्त हो जाती, ठीक है ना। तो क्या तो जो केवल मात्र ईसावास्योपनिषद शेष रहता, तब भी हम पुनर्भारतीय संस्कृति के समग्र संस्कृत वाग्मय को पुनर्रच लेती, फिर से रचना कर सकती थी, इस प्रकार का, ठीक है ना। तो आप यहाँ समझ गए होंगे बात। तो क्या ये सही है या गांधी अतिशयोक्ति में कह गए हैं ये बात? कुछ लोगों का मानना है कि जो श्रीमद् भगवत गीता है वो ईसावास्योपनिषद की प्रेरणा से लेकर के व्याख्या किया हुआ है, यानी कि ईसावास्योपनिषद की एक मंत्र की कर्मण्येवाधिकारस्ति, है ना, ये वाला जो है। तो इस प्रकार के ऐसे और भी वहाँ दिए हुए हैं बहुत सारे मंत्र, जो दूसरे नंबर का मंत्र है, तो इस प्रकार का उसका व्याख्या है। तो आपको ये बताना होता है बहुत सारे प्रीलिम्स, इस शब्द का यहाँ प्रयोग क्यों किया, इस प्रकार के आपको पूछे जा सकते हैं। हालांकि ये थोड़ा ज़्यादा हो गया इस शब्द का प्रयोग, ऐसा नहीं पूछा जाएगा आपसे, लेकिन फिर भी आपके महत्व रूप में जरूर पूछा जाएगा। चलिए अब क्या है, इसमें ऐसे ही भगवत गीता लगा हुआ है दूसरे, इससे भी 8-10 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। 10 टॉपिक्स आपको इसमें भी पढ़ने होते हैं, जैसे कि भक्ति योग, कर्मयोग, ठीक है ना, और ज्ञान योग, भक्ति ज्ञान कर्म और कर्मयोग का समन्वय, आत्मा स्वरूप, आत्मा प्रबंधन, इस प्रकार के बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो कम से कम 10 से 12 होते हैं। गीता का आधुनिक महत्व, गीता का भारतीय दर्शन में योगदान, गीता में आत्मा का स्वरूप, गीता में अर्जुन द्वारा कृष्ण की शिक्षा, इस प्रकार के कम से कम 10-12 टॉपिक्स बनती हैं। तो उन 10-12 टॉपिक्स को आपको तैयार करना होता है। कुछ इंटरव्यू के भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वह तैयार करने होते हैं। तो मेरा क्या रहता है, मैं प्रत्येक विषय को साथ में मेंस इंटरव्यू दोनों को लेकर के चलता हूँ और आपको याद कराते चलता हूँ, इससे आप बता सकें। आपको बोलने का भी मैं अवसर देता हूँ कि भाई चलिए बताइए क्या कहा है गीता का महत्व। तो इससे आप अपनी बात को रखना सीखते हैं धीरे धीरे, और जब आप मेरे पास रखना सीखेंगे, मैं आपको टोकूंगा वहाँ के ऐसा नहीं, ऐसा कहिए आप। तो आपको यहाँ तैयारी इंटरव्यू की भी होती रहती है। और देखिए 1-2 महीने में नहीं होता है, आपको एक अपना व्यक्तित्व तो बनाना होता है, अपनी बॉडी लैंग्वेज ठीक करना होती है, आपको अपनी भाषात्मक रूप से परिपक्व रहना पड़ता है। इन सभी प्रयोजनों की परिसिद्धि हेतु आपको एक बेहतर भाषात्मक ज्ञान भी होना चाहिए, और आप बेहतर इस प्रकार के शिक्षक से पढ़ें जिसकी भाषा भी कम से कम ठीक इस तरह की हो। चलिए, तो ये भगवत गीता के क्वेश्चन मैंने दिखाया कैसे पूछे जाते हैं, क्या भगवत गीता में तैयार करना है। अब आप कहें कि किसका मुझे बुक बता दीजिए। देखिए, इन सब के लिए बुक्स की ज़रूरत आप खरीदेंगे तो बुक्स तो बहुत सारी हैं, परंतु लेकर देखिए एक बुक्स में कभी पूरा नहीं मिल पाएगा। आपको कम से कम 3-4 बुक्स या 3-4 सोर्स को पढ़ करके एक बेहतरीन अच्छा सा कम से कम 20 पेज का नोट्स बनाना है। जैसे कि इन तीनों को मिला करके मेरा जो नोट्स है लगभग 80 पेज का नोट्स है। तो अब ऐसा नोट्स मैंने इसलिए बनाया है, ऐसा नोट्स आप लोग एक बात सोच रहे हो कि इतना बड़ा नोट्स क्यों बना दिया भाई। देखिए, मेरे नोट्स में मैंने पिछले 20 से 25 वर्ष के सिले जो मॉडल उत्तर हैं, यानी कि जो प्रश्न पूछे गए हैं, उनको समाहित किया हुआ है 20 से 25 वर्ष की। अब आप सोचिए, जब 20 से 25 वर्ष के उत्तर को मैं यहाँ लिखा हूँ तो क्यों, क्योंकि उन्हीं से लगभग 80% क्वेश्चन आते हैं जो पिछले 20 वर्ष में आ गए हैं। तो भाई 80% तो उनको उत्तर लिख के मैंने रख दिया, तो उसी से तैयार हो गया। बाकी शेष 20-30% कराना होता है तो वो मैं करा देता हूँ। तो इसीलिए ऐसा है, इसलिए मेरा नोट्स इतना बड़ा हो गया है। समझ में आया। चलिए, ऐसे ही वाल्मीकि रामायण के कुछ हैं पोर्शन। वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड लगा हुआ है, इसके भी कुछ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि वाल्मीकि रामायण का सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड क्यों रखा गया। सुंदरकांड के नाम का औचित्य सिद्ध कीजिए।
क्वेश्चन पूछा जाएगा सीता की विरह अवस्था का वर्णन कीजिए, लंका की सौंदर्यता का वर्णन कीजिए, हनुमान के पराक्रम का वर्णन कीजिए। इस प्रकार के लगभग 8 से 10 टॉपिक्स हैं इसमें जो आपको तैयार करने होते हैं। तो वह 10 टॉपिक्स आपको यहाँ 10 टॉपिक्स करना होते हैं, इस प्रकार इसका भी हो जाता है। आपको 10 टॉपिक्स तैयार करना है, 2 से ढाई पेज का एक नोट्स होना चाहिए, तो बस वही आपका 25-30 पेज का एक नोट्स हो जाता है, तो चारों का मिलाकर के 80 पेज का हो जाता है। तो ऐसे आपको 25-30 पेज का नोट्स रहेगा और जिसमें उत्तर वगैरह सब सॉल्व रहेगा आपका। उसमें आप बेहतरीन तरीके से इसको तैयार करके और आराम से वही प्रश्न आते हैं। केवल आपको 20 आप खुद समझिए 80 पेज का नोट्स पढ़ के आप 50 नंबर में से 40 नंबर ला सकते हैं, तो क्यों ना आप उसको पढ़ें, आप बेहतरीन पढ़े 40 नंबर लाएं। चलिए आगे देखते हैं। तो ऐसे आपको कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसमें भी है कौटिल्य का अर्थशास्त्र का सबसे पहला प्रश्न तो यही है कि आज के प्रशासन की समस्याओं को सुधारने में कौटिल्य के अर्थशास्त्र का महत्व क्या है। आज भारत के एक जहां चाइना एक हमारा पड़ोसी होकर के बढ़ रहा है, बहुत आगे जा रहा है, सबको मालूम है, तो वहीं अमेरिका से संबंध है। तो हमें इस संदर्भ में चाणक्य की जो अर्थशास्त्र है, जो कि राजनीति प्रधान महाकाव्य है, काव्य कह रहा हूँ मैं यहाँ, पुस्तक है, ठीक है ना, तो यहाँ जो अर्थशास्त्र है वह क्या शिक्षा देती है ये बताइए। तालिबान का और आज परस्पर रसिया का युद्ध चल रहा है, ये इसमें सॉरी मैंने गलती बोल दिया, तालिबान से, तो ये है ना, तो जो इस प्रकार का ये जो युद्ध है या फिर जो श्रीलंका का है ना, तो या फिर जो अमेरिका से कैसे संबंध, ये आर्थिक संकट चल रहा है ना, तो ये जो इस प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, मेरा औचित्य समझा करिए आप, ठीक है ना। शब्द कुछ यहाँ वहाँ बोल देता हूँ क्योंकि फ्लो में बोलते रहता हूँ इसलिए। चलिए, तो यहाँ आपको कुल मिलाकर के बात ये है कि अंतर्राष्ट्रीय संबंध जो भी आपका IR है लगा हुआ है, वर्तमान कालिक समस्याएं हैं, ठीक है ना, पाकिस्तान की ओर से कभी छीना झपटी, क्या एक रणनीति होनी चाहिए, वसुधैव कुटुंबकम की जो परंपरा है ना, ये कहाँ तक है, इसको माना जाना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय संबंध में या नहीं। GS4 में भी इस प्रकार के कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिकता कितनी मायने रखती है, या नैतिकता होनी चाहिए या नहीं। तो ये इस प्रकार का पहला। दूसरा, तो इस प्रकार का एक प्रैक्टिकली पूछा जा सकता है। दूसरा, कौटिल्य ने 4 प्रकार की विद्या के बारे में वर्णन किया है, तो वो 4 प्रकार की विद्या क्या है, आणविक, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, इनके बारे में क्वेश्चन आता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का महत्व आता है ना, इनने बहुत सारे इनके कोटेशंस हैं, उन कोटेशंस का भावार्थ उस टाइम में आता है। तो इस प्रकार का कौटिल्य के कम से कम 8 से 10 टॉपिक्स इनके भी बनते हैं, तो ये 8 से 10 टॉपिक्स आपको इनके बारे में भी तैयार करवाता हूँ, ठीक है ना। चलिए अब देखिए आगे तीसरा यूनिट में ये कुछ लोग लगे हुए हैं, इनका क्या है, स्वप्नवासव दत्तम भास, ठीक है, स्वप्नवासव दत्तम क्या है, भास का है। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का, मृच्छकटिकम शूद्रक का, और मुत्तराक्षस दत्त का, उत्तर रामचरितम भविभूति का। जैसे ही हमने पहली यूनिट में बताया आपको, वैसे ही उसी प्रकार की ये भी यूनिट है, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है, और यदि तैयार भी आप करेंगे तो वैसे ही पड़ेगा, कठिन होगा, ज़्यादा इसमें भी पढ़ना पड़ेगा आपको, लगभग आपको 200 पेज हो सकता है इसमें भी पढ़ना पड़े। इसलिए मैं इस यूनिट को आपको अटेम्प्ट करने के लिए नहीं कहता हूँ, क्योंकि आपको ये अनिवार्य नहीं है, और इससे कम मेहनत में आप दूसरी यूनिट करके इससे बेहतर अंक पा सकते हैं, तो उसी को तैयार करिए। इसको मैं बाद में तैयार करवा देता हूँ यदि आप लोगों का कहना होता है कि सर मुझे तैयार करना ही है, मेरे पास समय है, तब मैं इसको तैयार करा देता हूँ, वरना मैं इसको तैयार नहीं कराता हूँ, ठीक है ना। चलिए क्योंकि जहाँ से प्रश्न आएंगे वहाँ आप ज़्यादा मेहनत करिए,
और आपका ये मत सोचिएगा कि वहाँ छूट जाएगा कोई क्वेश्चन, क्योंकि नहीं छूटेगा। जो जहाँ से जो ये तो यहाँ वहाँ आते हैं वो सब कराता हूँ। ऐसे ही ये है, इसमें संस्कृत में पर आपको टिप्पणी करना होता है। संस्कृत में आपको निम्नलिखित बुकों पर जो भी यहाँ दिया हुआ है इस पर आपको क्या करना होता है, संस्कृत में टिप्पणी करना होता है। बताता हूँ अभी, 1 मिनट। ये संस्कृत में टिप्पणी करना है। इसमें लगा हुआ है मेघदूत कालिदास का, ठीक है ना, मेघदूत लगा हुआ है कालिदास का। थोड़ा इसको जूम करते हैं। मेघदूत कालिदास का लगा हुआ है, आपने इसको पढ़ा है। यक्ष और यक्षिणी के बारे में आपने पढ़ा होगा। नीति शतकम भर्तृहरि के बारे में, इनके बारे में तो पहले ही भी आप पढ़े होते हैं, मतलब पढ़ाता ही हूँ मैं, और दूसरे विषय पढ़ाता हूँ तो परिचय बताता हूँ। राजतरंगड़ी कल्हड़ का है, हर्षचरितम बाणभट्ट का है, अमरुशतकम अमरुक का है, और गीत गौतम बिंदम जयदेव का है। इन सब ग्रंथों के बारे में पूछा जाता है आपको, लेकिन ये संस्कृत में लिखना होता है। तो मैं नोट्स इसका प्रदान कर देता हूँ, यदि आप चाहें तो उसको तैयार कर लें। संस्कृत में मैं पढ़ा भी देता हूँ, लेकिन अंतिम में, क्योंकि ये अनिवार्य नहीं है, वरीयता इसको नहीं देना है। अब देखिए सबसे ज़्यादा वरीयता अब दूसरे नंबर पर, इसके बाद किसको देना है, चलिए। यह है रघुवंश, यह है 5वें नंबर की यूनिट। सबसे पहले इसको समझिए, 5वें नंबर की यूनिट है, वो आपको संस्कृत में करना है, और ये अनिवार्य रूप से करना है, यानी ये आप छोड़ नहीं सकते चाहे कर भी, ठीक है ना। तो इसको पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है, रघुवंश महाकाव्य लगा हुआ है, उसमें सर्ग कितने हैं, 19। उस 19 सर्ग में आपको प्रथम सर्ग लगा हुआ है। सर्ग का मतलब क्या होता है, अध्याय, चैप्टर। ऐसे समझिए कि 19 चैप्टर हैं, ठीक है ना। लेकिन जो महाकाव्य होते हैं उसमें चैप्टर को चैप्टर ना कह के शब्द मान लीजिए सर्ग कहते हैं। तो ऐसे 19 सर्ग हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट चैप्टर में है, तो जो आपका इसका फर्स्ट चैप्टर है, 19 चैप्टर में फर्स्ट चैप्टर। अब चैप्टर के अंतर्गत भी सब चैप्टर्स होते हैं, तो वैसे ही यहाँ है, जैसे टॉपिक्स के अंतर्गत सब टॉपिक्स होते हैं वैसे ही। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक्स मान लीजिए, प्रथम सर्ग मान लीजिए, इसके अंतर्गत जो प्रथम सर्ग है उसमें से 1 से 10 तक के जो एक श्लोक क्रमांक प्रथम से लेकर के 10 तक लगा हुआ है। समझ में आया। इसी प्रकार जो कुमार संभव महाकाव्य है, क्या है, 1 मिनट मैं इसको मिटा दूँ थोड़ा। इसी प्रकार ये कुमार संभव महाकाव्य है। इस कुमार संभव महाकाव्य में भी 17 सर्ग हैं। अब इसकी सी भी बहुत सारी चर्चा है कि 17 हैं, कोई कहता है 8 हैं, कोई कहता है 22 हैं। तो कितने हैं वास्तव में और क्यों हैं, ठीक है ना। तो इसका भी विवेचन पूछा जा सकता है फर्स्ट पेपर में। चलिए, 1 से 10 श्लोक इसमें भी तैयार करना है। फर्स्ट चैप्टर इसका भी लगा हुआ है। इसका भी किरातार्जुनीय महाकाव्य, ये महाकवि भारवी का है, तो उनका भी 1 से 10 तक श्लोक लगा हुआ है। तो ये आपको पढ़ना है। इसकी व्याख्या संस्कृत में करना है। इसकी व्याख्या मैं संस्कृत में प्रदान करता हूँ, आपको समझाता हूँ, तो उसको आप याद कर लेते हैं और याद करके सीधा लिखते देना होता है वहाँ। इसमें आपको कोई ज़्यादा नहीं है, इसमें मात्र आपको 30 श्लोक लगे हुए हैं। ये तीनों मिलाकर 10 कितना हुआ, 30 श्लोक। 30 में से वहाँ 5 श्लोक आना ही है, ठीक है ना। अब 5 का आप यदि उत्तर लिख लेते हैं तो 50 अंक का आपका सीधा है। और इसमें से यदि आप मेरा वाला उत्तर पढ़ते हैं तो आपको 50 में से 45 मिल सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए आपको रटना है। मैंने ऐसा नोट्स बनाया हुआ है कि जो अभी तक अवेलेबल नहीं है इन मार्केट में, ठीक है ना। जो भी आपका मार्केट है अभी उसमें कहीं भी अवेलेबल नहीं है, केवल ये मेरे पास है और मेरे जो 2-3 विद्यार्थी हैं उन्होंने मेंस दिया है, उन्हीं के पास है। चलिए, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। चलिए, हे गोविंद। अब देखिए, 1 मिनट, ये रघुवंश हो गया आपका। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस में बता दिया, इसमें कोई दिक्कत है ही नहीं। 30 श्लोक हैं। इस प्रकार जो ये ईशावास्य उपनिषद वगैरह लगा हुआ है, इसको देख लेते हैं। ईशावास्य उपनिषद ऊपर पढ़ाना था, हमने बताया। इसमें मंत्र क्या लगा हुआ है, 1 लगा हुआ है, 2, 4, 6, 7, 15 और 18 है। लेकिन मैं इससे ज़्यादा पढ़ा देता हूँ, 3-4 मंत्र, क्योंकि वो आते हैं पेपर में आते हैं, इसलिए पढ़ाता हूँ। देखिए, जहाँ ज़्यादा आता है वहाँ मैं ज़्यादा पढ़ाता हूँ, जहाँ कम आता है वहाँ कम पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। दिन भी मैंने यहाँ लिखे हुए हैं लेक्चर्स, तो इसलिए लेक्चर्स मैं नहीं भी बताऊँ तब भी आपके लिए लिखे हुए हैं। यदि आप देखना चाहें तो उसको भी मैं अभी एक बार में बता दूँगा। चलिए,
तो इतना समझ में आया। देखिए ईशावास्य उपनिषद में आपको इतने मंत्र पढ़ना है। मंत्र की संख्या यहाँ लिखी हुई है, इसको बोलने से अच्छा है आप लोग देख लें। भगवत गीता अध्याय 2 लगा हुआ है, उसमें 13 से 25 तक लगे हुए हैं। अब मैं क्या करता हूँ आपको बताऊँ, मैं 6वीं यूनिट और 2nd यूनिट एक साथ पढ़ाता हूँ। क्यों? क्योंकि जो ये श्लोक पढ़ाऊँगा और मंत्र पढ़ाऊँगा मैं यहाँ, जो भी यहाँ श्लोक पढ़ाऊँगा और मंत्र पढ़ाऊँगा, इन्हीं का उदाहरण स्वरूप में प्रयोग में दूसरी यूनिट में करवाता हूँ। इससे क्या होता है कि आपको डबल श्लोक याद नहीं करने पड़ते हैं, आपको वही श्लोक याद करने पड़ते हैं जो यहाँ हैं। तो यहाँ वाले तो वैसे भी पढ़ के याद करेंगे, इसलिए जो 6वीं भी तैयार करते हैं उसके साथ हम दूसरी। तो मेरा ये क्रम रहता है ये, इसलिए देखिए आपको यहाँ एक क्रम से नहीं पढ़ना है, यहाँ आपको नंबर लाना है। तो मेरा सबसे काम यही रहता है कि मैं सबसे पहले फर्स्ट पेपर का 6वां दर्शन पढ़ाता हूँ, इसके बाद मैं दूसरे पेपर का दूसरा यूनिट पढ़ाता हूँ और इसी के साथ दूसरे पेपर का 6वां यूनिट पढ़ाता हूँ। तो ये 3 यूनिट में साथ लेकर के चलता हूँ। इससे आपकी 4 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। वो होता है फर्स्ट पेपर का 6वां, फर्स्ट पेपर का 7वां, सेकंड पेपर का दूसरा और सेकंड पेपर का 6वां। अब देखिए 4 प्रश्न तैयार हो जाती हैं 3 यूनिट को करने में। इनमें सब में ज़्यादा नहीं लगता है टाइम, इन सब में कुल मिलाकर के 20 दिन लगता है और 20 दिन में इस 200 नंबर का तैयार हो जाता है। इसलिए इस प्रकार का करने से आपका 1 मिनट चलिए थोड़ा वो यहाँ इधर उधर हो गया था। तो ये आपका ईशावास्य उपनिषद भगवत गीता के जो श्लोक लगे हुए हैं वो मैंने बता दिया है। सुंदरकांड का आपका सर्ग नंबर 15 लगा हुआ है और जिसमें श्लोक क्रमांक 15 से 30 तक लगा हुआ है। अब इसी जो देखिए सुंदरकांड यहाँ लगा हुआ है, सुंदरकांड वहाँ, तो इन्हीं श्लोकों का मैं वहाँ जो मैंने बताया था हनुमान का पराक्रम, लंका की सुंदरता है ना, और क्या क्या अस्त्र शस्त्र, कैसे पराक्रम, क्या क्या मुख्य मुख्य जो ये घटनाएं हैं, इन सभी के बारे में मैं इन्हीं श्लोकों से उदाहरण आपको वहाँ बता देता हूँ। इस संस्कृत में लिखना होता है, ऐच्छिक है, जरूरी नहीं है आप लिखें, लेकिन संस्कृत में लिखना, इसलिए मैं इसको लिखने को मना करता हूँ। क्यों मना करता हूँ? इसकी जगह पर मैं 8वें प्रश्न को तैयार करने पर मना करता हूँ, वो तैयार करवाता हूँ 8 को। क्यों? क्योंकि देखिए जो पारंपरिक रूप से संस्कृत नहीं लिए हैं विद्यार्थी, उनको इस पे प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम क्यों होती है? प्रॉब्लम इसलिए होती है कि आप वह स्पीड इसमें नहीं बना पाएंगे जो आप हिंदी में बना पाएंगे, ठीक है ना। और यहाँ यदि इसको आप लिखेंगे तो आपको कितना शब्द में लिखना है बताइए? इसका प्रश्न 3 प्रश्न आता है, तो आप कितने शब्द में लिखना है बताइए? आपको लिखना है 250 शब्द में। आप एक श्लोक की व्याख्या 250 शब्द में करके देखिए, पहले आपको मालूम चलेगा कि आप संस्कृत में कैसे इतना रटेंगे। इसलिए मैं यहाँ इसे ज़्यादा मना करता हूँ कि इसे आप जो संस्कृत पारंपरिक रूप से नहीं लिए हैं वो तैयार, वो इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे। वो क्या करेंगे? 8वां प्रश्न अटेम्प्ट करेंगे। उसमें आप वहाँ भी 250 शब्द में ही लिखना है, 3 ग्रंथ ही पढ़ना है, जितना श्लोक यहाँ पढ़ना है उतना वहाँ पढ़ना है। नंबर आपको दोनों जगह बराबर आएगा। ऐसा आपको नंबर ज़्यादा नहीं आ जाएगा कि आप वहाँ संस्कृत में लिख दीजिएगा तो आपको संस्कृत वहाँ नंबर ज़्यादा मिलेगा, नहीं। नंबर तो तभी मिलेगा जो पूछा है उसको आप उसी अनुरूप, उसी डिमांड के अनुरूप गुणवत्तापूर्ण कंटेंट दे करके पूर्ण करिए। जैसे कि 5वां प्रश्न उसने लगाया है ना संस्कृत में आपका, उसको लिखिए आप बेहतर तरीके से, उसमें गुणवत्ता रखिए, तो उसमें आपकी भी जो गुणवत्ता रहेगी वो दूसरे की रहेगी। तो जहाँ संस्कृत अनिवार्य है वहाँ आपकी गुणवत्ता बेहतर हो, जहाँ संस्कृत अनिवार्य नहीं है वहाँ आप हिंदी लिखें, क्योंकि उसने स्वयं दिया है ऐसा। वहाँ उसको आपकी भाषात्मक ज्ञान का परिचय नहीं, उसको वहाँ आपका जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी है उसका प्रशासन में आज के संदर्भ में क्या उपयोग कर सकते हैं यह पूछना है, ना कि आपका
यह पूछना है उसको कि आपके पास संस्कृत का ज्ञान कैसा है। तो इस प्रकार ये तीनों लगे हुए हैं, इन तीनों के श्लोक लगे हुए हैं। उन श्लोकों की बेहतरीन आधुनिक परिप्रेक्ष्य से जोड़ करके, आधुनिक उद्धरणों से जोड़ करके, आधुनिक जो समय में समस्याएं हैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, इन सब के बारे में मैं कई बार बताया हूँ पहले कई लेक्चर्स में। तो इन सभी के समाधान में कैसे संस्कृत उपयोगी है, इस मुख्य प्रयोजन को लेकर के आपको सभी चीज़ों को पढ़ना होता है। चलिए इसके बाद हम देखते हैं जो यूनिट नंबर 7 लगा हुआ है, इसमें आपका मेघदूत लगा हुआ है, यह कालिदास का है। इसमें भी इसमें आपको सर्ग नहीं है, ठीक है ना। चलिए एक सर्ग गलत लिख दिया है मैंने यहाँ, ठीक है ना। आपको नीति शतकम में पढ़ना है, तो इसका मेघदूतम का प्रथम अंक है ना। तो वहाँ आपको क्या करना है कि जो श्लोक क्रमांक 1 से 10 तक पढ़ना है। नीति शतकम में 1 से 10 तक श्लोक पढ़ना है। बहुत बड़े बड़े दोनों ग्रंथ हैं, लेकिन आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको मात्र 10 श्लोक लगा हुआ है, उसका बेहतरीन व्याख्या कर लेना है। जो नीति शतकम है इसमें मूर्ख पद्धति के 10 श्लोक लगे हुए हैं, ठीक है ना। तो इनको तैयार आपको यहाँ कर लेना है। ऐसे ही आपका कादम्बरी लगा हुआ है। कादम्बरी ऊपर भी आया था, ये बाणभट्ट की कृति है। हर्षचरितम भी ऊपर आया था जो कि बाणभट्ट की कृति है। इसमें सुकनासोपदेश एक वर्णन है ना, कादम्बरी के अंतर्गत ही, उसको केवल मात्र आपको पढ़ना है और इसी से आपके प्रश्न आते हैं। तो इसको आपको पढ़ लेना है, ठीक है ना। और ये हिंदी में आपको लिखना है। तो मैं इसको लिखने को कहता हूँ। क्यों कहता हूँ इसको लिखने को? क्योंकि इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मात्र आपको 30 टाइप के श्लोक करना है और हिंदी में लिखना है, तो हिंदी में लिखना अच्छा है। और इसको मैं 6 लेक्चर में पढ़ाता हूँ, अच्छे से 6 लेक्चर में हो जाता है। एक लेक्चर में ये हो जाता है, 2 लेक्चर में ये, 1 लेक्चर में ये, और बाकी जो 3 लेक्चर हैं उसमें यह सुकनासोपदेश। ऐसा मैं पहले पढ़ाया हूँ, उसी आधार पर ये लेक्चर्स बांटा हूँ। ये मेरा पहला बैच नहीं है, ये मेरा तीसरा बैच है, ठीक है ना। आप लोग अच्छे से ज्वाइन कर सकते हैं। इससे पहले जो बैच है उसका मैंने रिव्यू आपको दिखाया है। सभी कितना खुश हैं इस बार का पेपर देख करके, जिन्होंने लिखा है वो भी बहुत खुश हैं। तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। चलिए ऐसे ही यूनिट क्रमांक इसमें 8 लगा हुआ है। यूनिट क्रमांक 8 को मैं 6 लेक्चर इसमें कराता हूँ। इसमें स्वप्नवासव दत्तम का ये जो है ना 6वां अंक लिखा है, ये 5 मैंने यहाँ गलती से लिख दिया, 6वां अंक लिखा है। और ऐसे ही अभिज्ञान शाकुंतलम का 4था अंक लगा है, जिसमें देखिए अब स्वप्नवासव दत्तम क्या है, वासव दत्ता का प्रेम इत्यादि की वर्णन है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों की ये भी एक नाटक है और नाटक में अंक होता है, तो इसलिए ये अंक है, ठीक है ना। तो 6वां अंक लगा हुआ है इसमें, जो कि अंतिम अंक है इसका। यानी कि जो स्वप्नवासव दत्तम एक नाटक है, उसमें 6 अंक है, जिसमें से आपका 6वां अंक आपको पढ़ना है। अब देखिए कुछ लोगों को ये बातें समझ में नहीं आ रही होंगी जिसने अभी तक नहीं पढ़ा। कोई बात नहीं, जब मैं क्लास स्टार्ट कराता हूँ, ये मैं ऐसे ही आपको बता रहा हूँ सिलेबस एक बार में समग्र। जब मैं कोई भी यूनिट स्टार्ट कराता हूँ, उसके आधे से 1 घंटे का लेक्चर मेरा केवल मात्र उसके सिलेबस पर जाता है, और आध घंटे का लेक्चर उसके प्रश्नों के डिसीजन पर जाता है। फिर उस चैप्टर को मैं पूरा पढ़ाता हूँ, और उसके उपरांत मैं आपके फिर से जितने भी प्रश्न आए हुए हैं एक एक करके उन सभी के उत्तर बताता हूँ कि ऐसे ऐसे आप इस प्रकार का हमसे पढ़ करके सॉल्व कर सकती हैं। यह भी बताता हूँ इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आएंगे तो आपको कैसे उस पर लिखना है। यानी कि सिलेबस से बाहर में के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभार, तब भी आप कैसे उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे उसी कंटेंट के बेस पर। तो ये सब मैं बात बताता हूँ। यही मेरी क्लास का एक उस प्रकार का रहता है कैसे आपको करना है, ठीक है ना। यहाँ अभिज्ञान शाकुंतलम का इसमें 7 अंक का नाटक है, ये कालिदास का है। उसमें 15 से 30 श्लोक लगा हुआ है। यह न केवल भारतीय जगत में बल्कि विश्व जगत में भी प्रसिद्ध है। विद्वान गेटे हैं, पाश्चात्य विद्वान हैं, उन्होंने इसकी भूरी बहुत सारी प्रशंसा की है और अपने नाटक में कुछ पंक्तियाँ भी लिखी हैं कि यदि किसी को यदि नाटक पढ़ना है तो वह अभिज्ञान शाकुंतलम को पढ़े, ठीक है ना। चलिए ऐसे ही उत्तर रामचरितम लगा है, ठीक है ना। इसमें M.R. काले संस्करण लिखा है और इसके M.R. काले संस्करण के 31 से 47 तक श्लोक लगे हुए हैं। इसमें क्या है, राम के जीवन के बारे में वर्णन है। राम के जीवन के बारे में वर्णन,
अब इसके नाम की भी बहुत रोचक कहानी है कि इसका नाम उत्तर रामचरितम क्या है ना। तो इसके नाम का पर हम लोग परिचर्चा करेंगे, उत्तर रामचरितम क्या है। इसका भी पहला अंक का ये श्लोक लगा हुआ है, तो इस 31 इसकी भी परिचर्चा अच्छे से विस्तार से वहाँ करते हैं। तो इस प्रकार ये आपका सिलेबस लगा हुआ है। मैंने ये भी बता दिया यहाँ कि कितने क्लास में होगा। एक बार क्लास का मैंने कुछ जगह छोड़ दिया है, तो इसलिए कि मैं एक साथ बता दूँ, इसलिए मैंने ऐसा छोड़ा है। चलिए देखिए, इसी यूनिट को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 6 लेक्चर में मैं आपको पूरा करा देता हूँ, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, क्योंकि ज़्यादा श्लोक थोड़ी ना लगा हुआ है। आप स्वयं सोचिए, 7 श्लोक कौन नहीं पढ़ा पाएगा 2.5 घंटे की क्लास में। यदि बेहतरीन टीचर है तो 2.5 घंटे की क्लास में 2 घंटे 30 मिनट की क्लास होती है, इसमें 7 श्लोक आराम से, 15 श्लोक से ज़्यादा कुछ लगा ही नहीं हुआ है। बेहतरीन एक 2.5 घंटे की क्लास में आध घंटा भी एक श्लोक पर दो तो तब भी आपका हो जाता है। 5 श्लोक तो बेहतरीन तरीके से करा ही सकता है ना कोई। कुछ श्लोक छोटे आते हैं, कुछ की ज़्यादा व्याख्या नहीं रहती है, तो इस प्रकार ये आराम से सिलेबस हो जाता है। तो देखिए 6 लेक्चर्स यहाँ होते हैं, 6 लेक्चर यहाँ होते हैं, तो 12 लेक्चर हो गया आपका। समझ में आया? तो 7वां यूनिट का 12 लेक्चर में मैं कराता हूँ, और आगे दिखाते हैं आपको। ऐसे ही ये आपका जो 6वां यूनिट है, इसको 3 लेक्चर में कराते हैं, ये आप लिखा हुआ है यहाँ देख सकते हैं। ऐसे 5वें यूनिट को, जो 5वां यूनिट है उसको 5 लेक्चर में कराते हैं। इस प्रकार का ये 4था यूनिट जो आपका यहाँ लगा हुआ है वो मैंने बता ही दिया है। यहाँ 1 मिनट ही मिटा दूँ मैं, ज़्यादा हो गया इस पर। इस 4 देखिए ये लगा हुआ है, इसको मैं शुरुआत में नहीं कराता हूँ, इसलिए मैंने इस पर लेक्चर नहीं लिखा है। इसको कराने में थोड़ा टाइम लगेगा, 7-8 दिन, तो ये बाद में कराता हूँ जब आपका ऊपर वाला हो जाता है। तो इसमें भी आपका 7 लेक्चर आप चाहें तो इसमें लिख सकते हैं कि 7 लेक्चर इसमें भी लगेगा। इसके बाद जो ये आपका ये वाला यूनिट लिखा है यहाँ, इसमें भी 7-8 लेक्चर के करीब लगेगा, क्योंकि इसमें भी इस प्रकार का है। तो इसको मैं बाद में कराता हूँ, क्योंकि ये आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। इसको 3 लेक्चर कराता हूँ, कभी कभी 4 लेक्चर भी करा देता हूँ, जिस प्रकार का ऐसा रहता है। 1-2 लेक्चर यहाँ होता रहता है, देखिए यहाँ वहाँ, उसमें आप ऐसा नहीं सोच सकते, ठीक है ना। अब मैं 80 क्लास का कह रहा हूँ, हो सकता है 90 क्लास में सिलेबस पूरा हो, है ना, या फिर 75 में हो जाए। तो यहाँ हालांकि कम में नहीं होता है, ज़्यादा ही में होता है। तो इस प्रकार का आपका इसी प्रकार का होता है, क्योंकि परफेक्ट नहीं कह सकते ना। एक दिन आपने किसी दिन हो सकता है किसी के क्वेश्चन ज़्यादा हो गए, ठीक है ना। इस प्रकार तो कुछ ना कुछ होता रहता है। अब देखिए ऊपर वाली यूनिट को मैंने बता ही दिया है, मैं इसको 12 दिन देता हूँ। क्यों देता हूँ 10-12 दिन? 10 लेक्चर में कराता हूँ, इसलिए 10 लेक्चर में कराता हूँ, क्योंकि ये बहुत ऐसी यूनिट है। तो इस प्रकार मैंने आपका ये दूसरे पेपर का सिलेबस डिस्कशन किया है। मैं आपको पुनः बताऊं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और सेल्फ स्टडी करने वाले भी यहाँ से लाभ ले सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, और जैसा मैंने बताया तदनुरूप तैयार कर सकते हैं। बाकी जिसको मेरा बैच ज्वाइन करना है, अभी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मोबाइल नंबर कई जगह मेरा दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो मैं एक बार यहाँ लिख देता हूँ, 7879877858। इस पर आप व्हाट्सअप करके मुझसे बात कर सकते हैं बैच के बारे में, ठीक है ना। फीस इत्यादि का मैंने लेक्चर्स पहले भी यूट्यूब पर अपलोड किया है, क्या बैच में फैसिलिटी रहती है ये भी मैंने अपलोड कर दिया है। इस लेक्चर को देखने से पहले आप पहले वाला सिलेबस का लेक्चर देख लीजिएगा। ओके, आज की क्लास में यहीं तक रखेंगे। आप सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, आनंद करिए, कर्म करते रहिए, वही आपके बस में है। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। चलिए, जयतु संस्कृतम, जयतु विश्वम।